भारत एक ऐसा देश जो अपनी विरासत, संस्कृति और वीरता के लिए जाना जाता है, जिसकी धरती पर न जाने कितने योद्धाओं ने जन्म लिया, कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन इतिहास सिर्फ बलिदान और वीरता की कहानियों से ही नहीं बना, बल्कि उसमें कुछ ऐसे काले अध्याय भी हैं जो हमें आज भी दर्द देते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन गद्दारों की और उनके किरदारों की, और ये भी जानेंगे कि अगर ये गद्दार ना होते तो भारत आज कहाँ खड़ा होता और हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ता। तो गद्दारों में सबसे पहला नाम आता है जयचंद का। राजा जयचंद, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का साथ दिया। जयचंद की इस गद्दारी का असर केवल पृथ्वीराज चौहान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारत के भविष्य को भी प्रभावित किया। जयचंद, जिसे राजा जयचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी में कन्नौज का शासक था। वह एक शक्तिशाली राजा था और उसका साम्राज्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। लेकिन उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद उसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार ने उसे इतिहास में गद्दार के रूप में बदनाम कर दिया। जयचंद की गद्दारी की कहानी उसकी पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी से शुरू होती है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के शासक थे और उन्हें अपने समय का सबसे वीर योद्धा माना जाता था। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता का मुख्य कारण था संयोगिता। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी और उसने पृथ्वीराज चौहान से प्रेम किया था। जब जयचंद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया तो उसने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करता था। लेकिन संयोगिता ने पृथ्वीराज को ही अपना पति चुना और पृथ्वीराज ने उसे स्वयंवर से भगा लिया। यह अपमान जयचंद कभी भी सहन नहीं कर सका और उसने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की ठान ली। जयचंद ने अपनी निजी दुश्मनी के चलते देश के साथ गद्दारी की। उसने मोहम्मद गौरी, जो एक विदेशी आक्रमणकारी था, का साथ दिया। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी की मदद की। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत में प्रवेश करने और सैन्य सहायता देने की अनुमति दी। उसने गौरी को पृथ्वीराज चौहान की सैन्य रणनीति और कमजोरियों के बारे में भी जानकारी दी। जयचंद ने पृथ्वीराज को कमजोर करने के लिए अपने सैनिक नहीं भेजे, जिससे पृथ्वीराज चौहान को भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और बाद में गौरी ने उन्हें कैद कर लिया, जिससे उसका उत्तर भारत पर कब्जा भी हो गया। हालांकि अंत में पृथ्वीराज ने कैद में ही एक शब्द भेदी तीर से मोहम्मद गौरी का भी अंत कर दिया और खुद भी दुश्मनों के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। जयचंद की इस गद्दारी के कारण भारत में इस्लामी आक्रमणों की शुरुआत हो गई। अगर जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ ना दिया होता तो पृथ्वीराज चौहान शायद उसे हरा देते और उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत टल जाती। लेकिन जयचंद की गद्दारी के कारण भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी, जो सदियों तक चला। और पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का दौर भी शुरू हो गया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो आगे चलकर मुगलों तक जारी रही। तुर्क और मुगलों के शासनकाल में भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई मंदिर तोड़े गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए और हिंदू राजाओं की शक्ति कमजोर हो गई। जयचंद की गद्दारी का अंत भी बहुत दुखद हुआ। गद्दारी करने के बावजूद जयचंद को कभी वह सम्मान और शक्ति नहीं मिली जिसकी उसे आशा थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर भी विश्वास नहीं किया और 1194 में मोहम्मद गौरी ने ही जयचंद को मारकर उसकी सत्ता खत्म कर दी। इस तरह जयचंद को अपनी गद्दारी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब गद्दारों की सूची में अगला नाम आता है मीर जाफर का, जिसने भारत को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया।
मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना में एक उच्च पदस्थ सेनापति था। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसे सत्ता की भूख थी। अंग्रेजों ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे अपने पक्ष में कर लिया। मीर जाफर की गद्दारी की कहानी प्लासी की लड़ाई से जुड़ी हुई है। यह लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई का मुख्य कारण था ब्रिटिश कंपनी का बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाना और नवाब की सत्ता को कमजोर करना। सिराजुद्दौला की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी सेना के कुछ विश्वासघाती सरदारों ने अंग्रेजों से रिश्वत लेकर युद्ध में भाग ही नहीं दिया। इन गद्दारों में सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर का। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक गुप्त समझौता किया और ये वादा किया कि अगर वह नवाब को धोखा देकर हराने में मदद करेगा तो ब्रिटिश उसे बंगाल का एक नया नवाब बना देंगे। लड़ाई के दौरान मीर जाफर ने अपनी सेना को लड़ाई न लड़ने का आदेश दिया। सिराजुद्दौला को जब तक ये पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा मीर जाफर ने नवाब की सेना को कमजोर करने के लिए गुप्त रूप से ब्रिटिशों को सहायता भी प्रदान की। नतीजतन अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर उनकी हत्या कर दी और मीर जाफर को बंगाल का एक नया नवाब बना दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। मीर जाफर की गद्दारी का भारत पर गहरा असर पड़ा। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जो भारत में उनके साम्राज्य का पहला कदम था। इस घटना ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, जो सदियों तक चला। बंगाल पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिशों ने भारत की अर्थव्यवस्था को लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक कर वसूली और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को कुछ समय तक इस्तेमाल किया, लेकिन जब वह उनकी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हुआ तो उसे सत्ता से हटा दिया गया। 1765 में अंग्रेजों ने उसे पूरी तरीके से अपमानित कर दिया और एक निष्क्रिय शासक बनाकर छोड़ दिया। मीर जाफर अपने अंतिम दिनों में गरीबी और अपमानित जीवन बिताने के लिए मजबूर हो और 5 फरवरी 1765 को उसकी दुखद और अपमानजनक मृत्यु हो गई। मीर जाफर की गद्दारी सिर्फ एक राजा के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पूरे भारत के खिलाफ। उसकी इस गद्दारी के कारण भारत में 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा, जिससे देश को अपार क्षति हुई। गद्दारों की इस सूची में अगला नाम आता है मीर सादिक का। मीर सादिक की गद्दारी ने न केवल मैसूर के शेर टीपू सुल्तान को हराया, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने का रास्ता भी साफ कर दिया। आइए जानते हैं कि कौन था मीर सादिक, उसने क्या गद्दारी की और इसका भारत पर क्या असर पड़ा। मीर सादिक, जिसे मीर सादिक अली खान के नाम से भी जाना जाता है, टीपू सुल्तान का एक करीबी मंत्री था। वह टीपू सुल्तान के दरबार में उच्च पद पर आसीन था और उसका विश्वास पात्र माना जाता था, लेकिन अंदर से वह बेहद चालाक, कपटी और स्वार्थी व्यक्ति था। और यही कारण था कि उसकी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ ने उसे एक गद्दार बना दिया। टीपू सुल्तान भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और हमेशा अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए तत्पर रहे। टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने 20 वर्षों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने से रोके रखा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी अपने ही दरबार में छुपे गद्दारों पर भरोसा करना, जिसमें सबसे बड़ा नाम मीर सादिक का था। मीर सादिक की गद्दारी की कहानी चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध से जुड़ी हुई है। यह युद्ध 1799 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का मुख्य कारण था ब्रिटिश कंपनी का भारत में अपनी ताकत बढ़ाना और टीपू सुल्तान की स्वतंत्रता को समाप्त करना। मीर सादिक ने इस युद्ध में टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की
उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक गुप्त समझौता किया और ये वादा किया कि अगर वह टीपू सुल्तान को धोखा देकर हारने में मदद करेगा तो ब्रिटिश उसे पुरस्कृत करेंगे। 4 मई 1799 को अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच मैसूर के किले श्रीरंगपट्टनम में एक निर्णायक युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में जब टीपू सुल्तान की सेना अंग्रेजों पर भारी पड़ रही थी, मीर सादिक ने अपनी गद्दारी का सबसे बड़ा खेल खेला। उसने अपने सैनिकों को अचानक तनख्वाह बांटने का बहाना बनाया और उन्हें युद्ध मैदान से हटा दिया। जैसे ही टीपू सुल्तान की सेना असंगठित हुई, अंग्रेजों को किले में घुसने का मौका मिल गया। युद्ध के दौरान मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की सेना को कमजोर करने के लिए गुप्त रूप से ब्रिटिशों को सहायता प्रदान की। उसने टीपू सुल्तान की युद्ध रणनीति और सैन्य गतिविधियों की भी जानकारी ब्रिटिशों को लीक कर दी। इसके अलावा उसने टीपू सुल्तान के किले की सुरक्षा को कमजोर कर दिया, जिससे ब्रिटिशों को किले पर कब्जा करने में आसानी हुई। इस विश्वासघात की वजह से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को घेर लिया और अंततः टीपू सुल्तान की सेना हार गई। टीपू सुल्तान इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अगर मीर सादिक ने धोखा ना दिया होता तो टीपू सुल्तान शायद इस युद्ध को जीत जाते और अंग्रेजों को दक्षिण भारत से बाहर निकाल देते। टीपू सुल्तान ही एकमात्र ऐसे भारतीय शासक थे जो अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। जब मीर सादिक की गद्दारी का खुलासा हुआ तो टीपू सुल्तान के सैनिकों ने उसे वहीं मौके पर मार डाला। गुस्साई भीड़ ने उसकी लाश को घसीटकर पूरे शहर में घुमाया। आज भी मैसूर में मीर सादिक का नाम गद्दारी का प्रतीक माना जाता है। अब हमारे भारत के अगले गद्दार का नाम है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह, जिसने मुगल सम्राट अकबर का साथ लेकर अपने ही राजपूत योद्धाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। अगर मान सिंह मुगलों का समर्थन ना करता तो शायद राजपूताने की स्वतंत्रता बनी रहती और मुगलों का वर्चस्व राजस्थान और अन्य राज्यों में इतनी जल्दी स्थापित नहीं होता। राजा मान सिंह, जिनका पूरा नाम राजा मान सिंह प्रथम था, आमेर, जो आज का वर्तमान जयपुर है, के कछवाहा राजपूत शासक थे। वह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रमुख सेनापति और राजनायक थे। मान सिंह को अकबर के 9 रत्नों में से एक माना जाता था और उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असल में जब अकबर ने राजपूतों को झुकाने के लिए अपने आक्रमण तेज किए तो कुछ राजपूत शासकों ने उनसे संधि कर ली, जिनमें सबसे प्रमुख अंबर के राजा भारमल और उनके उत्तराधिकारी मान सिंह थे। मान सिंह ने राजपूतों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के बजाय मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और उनके सेनापति बन गए। उन्होंने अकबर की सेना में एक शक्तिशाली स्थान प्राप्त किया और अपने ही राजपूत भाइयों के खिलाफ लड़। मान सिंह की गद्दारी के आरोप का मुख्य कारण है उनका महाराणा प्रताप के साथ संघर्ष। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए कई बार सेना भेजी, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार मुगलों का बहादुरी से सामना किया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ राजपूतों के वीर योद्धा महाराणा प्रताप थे और दूसरी तरफ अकबर की ओर से युद्ध का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। यह युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई। महाराणा प्रताप, जो राजपूताना की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, को मान सिंह और अकबर की मिली भगत का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप की लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों की सेना ने आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना को लोहे के चने चबवा दिए। यह युद्ध भले ही निर्णायक रूप से समाप्त नहीं हुआ हो, लेकिन मान सिंह ने एक सच्चे राजपूत की तरह अपने धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा करने के बजाय मुगलों का साथ दिया।
महाराणा प्रताप की वीरता पर हम जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। तो अब जानते हैं कि मान सिंह की गद्दारी का क्या प्रभाव पड़ा। राजपूत की स्वतंत्रता कमजोर हुई। अगर मान सिंह महाराणा प्रताप का साथ देते तो शायद पूरा राजपूताना एकजुट होकर अकबर को चुनौती देता और मुगलों का प्रभाव राजस्थान पर इतना जल्दी स्थापित नहीं हो पाता। मान सिंह का अकबर के साथ मिलना मुगलों की शक्ति बढ़ने का एक मुख्य कारण था। मान सिंह के सहयोग से अकबर ने राजपूतों को अपने अधीन कर लिया और आगे चलकर राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। राजपूतों की आंतरिक फूट के कारण मुगलों को भारतीय शासकों के बीच दरार डालने का भी अवसर मिला। मुगलों के खिलाफ इस युद्ध में महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। हल्दी घाटी युद्ध में राजपूत एकजुट नहीं हो पाए क्योंकि कई राजपूत राजा पहले ही अकबर के साथ मिल चुके थे। अगर मान सिंह महाराणा प्रताप के साथ होते तो राजपूतों की एकता बनी रहती और मुगलों को पराजित किया जा सकता था। अब गद्दारों की सूची में अगला नाम आता है जयाजी राव सिंधिया की गद्दारी का, जो 1857 की क्रांति में एक विश्वासघाती राजा था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें कई राजाओं और आम जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन इसी संग्राम के दौरान कुछ ऐसे भी राजा और शासक थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर किया। ग्वालियर के महाराज जयाजी राव सिंधिया ऐसे ही एक शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन करके क्रांतिकारियों के खिलाफ गद्दारी। जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर रियासत के शासक थे और उनका असली नाम श्रीमंत जयाजी राव शिंदे था। वे 1843 में मात्र 8 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे थे, लेकिन उनके शासन की बागडोर अंग्रेजों के हाथों में थी, जिससे वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे। 1857 का विद्रोह झांसी, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ और मेरठ जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे वीर क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ग्वालियर का एक महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि यह 1857 की क्रांति के दौरान सैन्य गतिविधियों का केंद्र बन सकता था। मई 1858 में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया और इसे अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। ग्वालियर की सेना और आम जनता ने भी क्रांतिकारियों का समर्थन किया और जयाजी राव सिंधिया को ग्वालियर से भागना पड़ा। जयाजी राव सिंधिया अंग्रेजों की शरण में चले गए और उनसे उन्होंने मदद मांगी। अंग्रेजों के प्रति वफादार रहते हुए जयाजी राव सिंधिया ने क्रांतिकारियों का समर्थन करने से इनकार कर दिया। जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर को आजाद करा लिया तो जयाजी राव ने ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज को बुलाया और अंग्रेजों की मदद मांगी। अंग्रेजों ने बड़ी सेना के साथ ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई और तात्या टोपे को बाद में पकड़कर फांसी दी गई। ग्वालियर पर पुनः अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। जयाजी राव सिंधिया फिर से ग्वालियर के राजा बना दिए गए और अंग्रेजों ने उन्हें पुरस्कृत किया। अंग्रेजों ने उन्हें निष्ठावान मित्र का दर्जा दिया और उनकी रियासत को सुरक्षित रखा। 1857 की क्रांति को अगर सही समर्थन मिला होता तो शायद भारत को अंग्रेजों से जल्दी आजादी मिल सकती थी। जयाजी राव सिंधिया जैसे गद्दारों के कारण ये संघर्ष कमजोर पड़ा और हमें 90 साल बाद 1947 में स्वतंत्रता मिली। अगर जयाजी राव सिंधिया ने गद्दारी ना की होती तो ग्वालियर एक मजबूत क्रांतिकारी केंद्र बन सकता था। 1857 की क्रांति और लंबी चलती और अधिक प्रभावी हो सकती थी। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की कुर्बानियां शायद ना होती। ब्रिटिश शासन को भारत में जल्दी समाप्त भी किया जा सकता था। ऐसे न जाने और कितने गद्दार हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को अपने निजी स्वार्थ और कामना पूर्ति के लिए खतरे में डाला। इन गद्दारों के कारण भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। भारत पर ब्रिटिश राज का आगमन हुआ जो 200 साल तक चला। ब्रिटिश राज के कारण हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। तो दूसरी ओर मुगल सल्तनत का आगमन हुआ जो देश की स्वतंत्रता को खतरे में डाल गया।
और उनके कारण हमारी संस्कृति और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा। भारत एक महान देश है और इसकी शान को बचाना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने वीर सपूतों के बलिदान को हमेशा याद करना चाहिए और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए।